नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे छोटे मतलब सूक्ष्म जीवों पर बात करने वाले हैं जो हमारे पेट में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण। हमारे पास इस पर कुछ सोर्सेज हैं जिनमें एक टेबल और कुछ माइक्रोस्कोप वाली तस्वीरें भी शामिल हैं। तो आज का हमारा मकसद है कि इन सोर्सेज को खंगालें और समझें कि ये इन्फेक्शन कैसे होते हैं, लक्षण क्या है और हाँ, इनका पता और इलाज कैसे होता है। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम खास तौर पर 3 प्रोटोजोआ पर फोकस करेंगे। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, जियार्डिया लैम्ब्लिया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और क्रिप्टोस्पोरिडियम। देखते हैं सोर्सेज में इनके बारे में क्या खास मिलता है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव अक्सर पानी से फैलते हैं और हमारे पाचन तंत्र पर असर डालते हैं। हम हर एक के, आप कह सकते हैं, खास पहलुओं को देखेंगे, जैसे उनके लाइफ साइकिल के स्टेज क्या हैं और डायग्नोसिस यानी पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जियार्डिया लैम्ब्लिया से। सोर्सेज बताते हैं कि इससे जियार्डियोसिस नाम की बीमारी होती है। अच्छा, तो इसके लक्षणों में ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? हाँ, जियार्डियोस के फंक्शन देखिए काफ़ी टिपिकल हो सकते हैं। जैसा सोर्सेज में बताया गया है, इसमें पेट में सूजन या भारीपन लगना, गैस बहुत बनना मतलब पेट फूलना और दस्त। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दस्त अक्सर दुर्गंध वाले होते हैं। इनमें खून नहीं होता, लेकिन ये फैटी होते हैं, वसायुक्त। मतलब मल में फैट ज्यादा होता है जो पच नहीं पाया। वसायुक्त दस्त। अच्छा, इसका मतलब ये पाचन और जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है इसको प्रभावित कर रहा है। और सोर्स में इसका कैंपिंग या हाइकिंग से भी कुछ कनेक्शन बताया है। बिल्कुल सही कहा। फैटी स्टूल इसी बात का इशारा है कि जियार्डिया आंतों में फैट के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डाल रहा है। और हाँ, सोर्सेज में ये खास तौर पर मेंशन्ड है कि ये इन्फेक्शन अक्सर कैंपर्स या हाइकर्स में देखा जाता है। वजह यह है कि वो कई बार सीधे नेचुरल सोर्स जैसे नदी या झरने का पानी पी लेते हैं और वो पानी जियार्डिया के सिस से कंटामिनेटेड मतलब दूषित हो सकता है। सोर्स में एक कह सकते हैं मज़ेदार तुलना भी है याद रखने के लिए कि फैटी स्टूल की चिकनाहट को समझने के लिए आप फैट वाली घिराल डेली चॉकलेट्स के बारे में सोचें। ये बस एक निमोनिक जैसा है। ये कनेक्शन तो जरूरी है, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज और पानी के सोर्स से सीधा लिंक। तो ये फैलता कैसे? आपने सिस्ट का जिक्र किया, ये क्या होते हैं असल में? हाँ, तो सोर्स बताते हैं कि जियार्डिया पानी में मौजूद सिस्ट के जरिए फैलता है। सिस्ट क्या है? ये असल में इस प्रोटोजोआ का एक तरह से सुरक्षा कवच वाला हार्ड फॉर्म है। ये बाहर के माहौल में जैसे पानी या मिट्टी में काफ़ी टाइम तक जिंदा रह सकता है, ठंडे पानी में भी। तो जब कोई ऐसा पानी पीता है तो ये हार्ड सिस्ट शरीर में पहुंच जाते हैं, फिर आंतों में जाकर ये एक्टिव फॉर्म में बदलते हैं जिसे ट्रोफोजॉइड कहते हैं, और बस इन्फेक्शन शुरू। ओह, यानी ये सिस्ट बहुत ही रिजिलियंट होते हैं। तो फिर डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं? सोर्स में कुछ इमेजेस की बात है, पर हम तो देख नहीं सकते, वो क्या दिखाती होंगे? देखिए, डायग्नोसिस के लिए मेनली स्टूल सैंपल यानी मल की जांच होती है। सोर्स की इमेज ए में जो फॉर्म दिखाया गया है वो है ट्रोफोजॉइड। ये पैरासाइट का एक्टिव तैरने वाला रूप है जिसके कई न्यूक्लियस होते हैं और जो आंत की दीवार से चिपकता है। और इमेज बी में सिस्ट दिखाए गए हैं। ये गोल या ओवल शेप के हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टूल के साथ बाहर निकलते हैं और इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप में इन्हीं को ढूंढा जाता है। आजकल जैसा सोर्स में लिखा है, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी होते हैं। ये स्टूल में जियार्डिया के खास प्रोटीन का पता लगाकर जल्दी डायग्नोसिस में मदद करते हैं। अच्छा, तो 2 अलग-अलग रूप, एक एक्टिव ट्रोफोजॉइड और एक पैसिव या कहें रेजिस्टेंट सिस्ट, ये क्लियर हुआ। और अगर किसी को जियार्डियासिस हो जाए तो सोर्स इसके इलाज के लिए क्या बताते हैं? सोर्स में ट्रीटमेंट के लिए मेनली मेट्रोनिडाजोल दवा का जिक्र है। ये एक एंटी प्रोटोजोअल दवा है जो जियार्डिया के एक्टिव फॉर्म को मारकर इन्फेक्शन खत्म करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये हुई जियार्डिया की बात, जो खास तौर पर फैट एब्जॉर्प्शन में दिक्कत और बिना खून वाले दस्त से जुड़ा है। अब आते हैं एंटमीबा हिस्टोनिटिका पर। इससे अमीबियोसिस होता है। सोर्स इशारा करते हैं कि ये शायद ज्यादा सीरियस हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है अमीबियासिस, और इसका एक मेन लक्षण हो सकता है खूनी दस्त, ब्लडी डायरिया, जिसे हम पेचिश या डिसेंट्री भी कहते हैं। ये जियार्डिया के फैटी नॉन ब्लडी डायरिया से बिल्कुल अलग है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि एंटमीबा सिर्फ आंतों तक ही सीमित नहीं रहता। कई बार
ये आंत की दीवार को भेदकर खून के रास्ते शरीर के दूसरे हिस्सों, खासकर लिवर तक पहुंच सकता है। सोर्स एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन बताते हैं, लिवर एब्सिस, मतलब लिवर में फोड़ा बन जाना। लिवर एब्सिस, बाप रे, मतलब ये पैरासाइट आंत से निकलकर लिवर पे अटैक कर सकता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। सोर्स में इस एब्सिस के बारे में कुछ और खास बातें हैं और एक फ्लास्क के आकार के अल्सर का भी जिक्र है। हाँ, लिवर एब्सेस के बारे में सोर्स दो खास बातें बताते हैं। एक तो ये कि इसमें जो पस या मवाद बनता है वो अक्सर गाढ़ा भूरा लाल सा होता है, जिसकी तुलना सोर्स ने एंकोवी पेस्ट से की है। ये बस दिखने में कैसा है उसका एक डिस्क्रिप्शन है। दूसरा, इसके कारण पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से मतलब आर्यूचू में तेज दर्द होता है। और जहां तक फ्लास्क शेप्ड अल्सर की बात है, सोर्स बताते हैं कि जब कोलन यानी बड़ी आंत की बायोप्सी की हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक जांच होती है तो आंत की अंदरूनी परत पर इस अमीबा के बनाए खास शेप के घाव दिखते हैं। ये ऊपर से संकरे और नीचे से चौड़े होते हैं, बिल्कुल फ्लास्क जैसे। ये इमेज सी में शायद दिखाया गया है और ये बताता है कि अमीबा टिश्यू को नष्ट कर रहा है। देखिए, हिस्टोलिटिका नाम का मतलब ही है टिश्यू नष्ट करने वाला। वाह, एनकोवी पेस्ट जैसा पस और फ्लास्क जैसे घाव, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक पहचान है जो इसकी एग्रेसिव नेचर को दिखाती है। अच्छा, इसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है? क्या ये भी जियार्डिया की तरह पानी से ही? जी हाँ, सोर्स के हिसाब से ट्रांसमिशन का तरीका काफी मिलता जुलता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका भी मेनली दूषित पानी या खाने में मौजूद सिस्ट के जरिए फैलता है। ये सिस्ट भी जियार्डिया के सिस्ट की तरह ही काफी रेजिस्टेंट होते हैं और बाहर माहौल में जिंदा रह सकते हैं। तो फैलने का तरीका एक जैसा, पर शरीर में पहुंचकर इनका बिहेवियर कितना अलग है। जियार्डिया एब्जॉर्प्शन रोकता है, एंटामीबा टिश्यू डैमेज करता है। इसके डायग्नोसिस के क्या तरीके हैं? सोर्स में रेड ब्लड सेल्स और न्यूक्लियस का भी जिक्र है। डायग्नोसिस के लिए कई तरीके यूज होते हैं। सोर्स में सीरोलॉजी का जिक्र है, मतलब खून में एंटीबॉडी की जांच, जो बताती है कि बॉडी कभी इस इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आई है या नहीं। फिर एंटीजन टेस्टिंग है, स्टूल में अमीबा के प्रोटीन का पता लगाना। और पीसीआर भी है, यानी अमीबा के डीएनए का पता लगाना। स्टूल की माइक्रोस्कोपिक जांच भी बहुत जरूरी है। इसमें ट्रोफोजॉइड्स देखे जा सकते हैं। और सोर्स की इमेज डी एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। इन ट्रोफोजॉइड्स के अंदर कभी-कभी निगली हुई रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज दिख सकती हैं। सोर्स में साफ लिखा है कि एंटामीबा एरिथ्रोसाइट्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं को खाता है। ये उसकी एग्रेसिव नेचर का एक और सबूत है। इसके अलावा स्टूल में इसके सिस्ट भी मिलते हैं और सोर्स की इमेज ई के हिसाब से इन सिस्ट में 4 तक न्यूक्लियस हो सकते हैं जो इनकी पहचान में मदद करते हैं। ये तो कमाल की बात है। माइक्रोस्कोप में पैरासाइट को सचमुच हमारी रेड ब्लड सेल्स खाते हुए देखा जा सकता है, जैसा इमेज डी बताती है। ये तो हिस्टोलिटिका नाम को बिल्कुल सही ठहराता है। और सिस्ट में 4 न्यूक्लियस जैसा इमेज ई में है, ये भी एक जरूरी क्लू है। इसका इलाज क्या है, खासकर जब ये इतना गंभीर हो सकता है? और उन लोगों का क्या जो बीमार नहीं लगते पर सिस्ट फैला रहे होते हैं? हाँ, तो इलाज के लिए खासकर जब लक्षण हो जैसे खूनी दस्त या लिवर एब्सेस, सोर्स फिर से मेट्रोनिडाजोल का ही जिक्र करते हैं। लेकिन एंटामीबा के मामले में एक और बात जरूरी है। जैसा आपने पूछा, सोर्स बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इन्फेक्शन के कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वो अपने स्टूल के साथ सिस्ट बाहर निकालते रहते हैं और अनजाने में दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन्हें असिम्प्टोमेटिक सिस्ट पासर्स कहा जाता है। इन लोगों के इलाज के लिए, ताकि वो इन्फेक्शन ना फैलाएं, सोर्स पैरोमामाइसिन या आयोडोकिनॉल जैसी दवाओं का जिक्र करते हैं। ये दवाएं आंत में मौजूद सिस्ट को खत्म करती हैं। ये बहुत जरूरी बात है कि बिना लक्षण वाले कैरियर्स का भी इलाज हो, वरना इन्फेक्शन तो फैलता ही रहेगा। चलिए, अब हमारे तीसरे प्रोटोजोआ क्रिप्टोस्पोरिडियम पर आते हैं। सोर्स इसके बारे में सबसे पहले ये बताता है कि ये एड्स के मरीजों में गंभीर दस्त कर सकता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, क्रिप्टोस्पोरिडियम की ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। सोर्स के मुताबिक ये उन लोगों में बहुत सिवियर, लगातार और पानी जैसा दस्त कर सकता है जिनकी इम्यूनिटी बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत कमजोर हो, जैसे कि एड्स के एडवांस स्टेज वाले मरीज। इन मामलों में डायरिया इतना ज्यादा हो सकता है कि शरीर में पानी और न्यूट्रिएंट्स की भयानक कमी हो जाए, जो जानलेवा भी हो सकती है। ओह, तो इसका असर व्यक्ति की इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, उनमें क्या होता है? जिन लोगों की इम्यूनिटी ठीक ठाक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, उनमें क्रिप्टोस्पोरिडियम आमतौर पर एक माइल्ड बीमारी ही करता है।
सोर्स बताते हैं कि इसमें भी पानी जैसा दस्त होता है, वाटरी डायरिया, लेकिन ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। तो एक ही पैरासाइट का असर होस्ट की इम्यूनिटी के हिसाब से कितना अलग हो सकता है, ये क्रिप्टोस्पीडियम के केस में बहुत साफ दिखता है। ये वाकई एक बड़ा अंतर है। अच्छा, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? क्या ये भी सिस्ट के जरिए ही? ये भी पानी से ही फैलता है, लेकिन इसके फैलने वाले रूप को सोर्स में ऊसिस्ट कहा गया है। ये ऊसिस्ट भी सिस्ट की तरह ही पैरासाइट के रेजिस्टेंट फॉर्म है, जो बाहर के माहौल में, खासकर पानी में, लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। एक और ज़रूरी बात जो क्रिप्टोस्पिरिडियम के ऊसिस्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, वो ये कि ये बहुत छोटे होते हैं और पानी को साफ करने के लिए जो नॉर्मल क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है ना, उसके लिए भी काफ़ी रेजिस्टेंट होता है। ऊसिस्ट और क्लोरीन के लिए भी रेजिस्टेंट। इसका मतलब तो ये हुआ कि पानी साफ करने के सामान्य तरीके शायद इस पर पूरी तरह काम ना करें। तो फिर इसका पता कैसे लगाते हैं अगर ये इतने छोटे और रेजिस्टेंट हैं? सोर्स की इमेज F में क्या दिखाया गया है? बिल्कुल सही। क्लोरीन रेजिस्टेंस एक बड़ी चुनौती है। डायग्नोसिस के लिए स्टूल सैंपल में इन ऊसिस को पहचानना होता है। अब चूंकि ये नॉर्मल स्टेनिंग में ठीक से नहीं दिखते, सोर्स बताते हैं कि इसके लिए एक स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक, एसिड फास्ट स्टेन, का इस्तेमाल होता है। इस स्टेन से ऊसिस्ट चमकीले गुलाबी या लाल रंग के दिखते हैं, जैसा कि सोर्स की इमेज F में दर्शाया गया है, जिससे उन्हें माइक्रोस्कोप में पहचानना आसान हो जाता है। सोर्स एंटीजन डिटेक्शन और PCR टेस्ट का भी जिक्र करते हैं, जो क्रिप्टोस्पोरिडियम का पता लगाने के दूसरे तरीके हैं। अच्छा, इमेज F में वो छोटे गोल गुलाबी ऊसिस दिखते होंगे। एसिड फास्ट स्टेन की अहमियत समझ आती है। अब इलाज की बात करते हैं। क्या इसका कोई इफेक्टिव इलाज है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है और जब ये क्लोरीन रेजिस्टेंट भी है? देखिए, सोर्स यहाँ इलाज से ज्यादा रोकथाम मतलब प्रिवेंशन पर जोर देते हैं। चूंकि ऊसिस्ट क्लोरीन रेजिस्टेंट है, इसलिए पीने के पानी की सेफ्टी के लिए सिर्फ क्लोरीन मिलाना काफी नहीं है। सोर्स खासतौर पर शहर के पानी की सप्लाई को फिल्टर करने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन इन छोटे ऊसिस्ट को पानी से हटा सकता है। जहां तक दवाओं की बात है, सोर्स इम्यूनोकॉम्पिटेंट होस्ट यानी स्वस्थ इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए निटेजोक्सानाइड नाम की दवा का जिक्र करते हैं। लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए अक्सर सबसे जरूरी कदम उनकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाना होता है, जैसे एड्स के मरीजों के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि क्रिप्टोस्पोरिडियम के खिलाफ सीधी दवाएं बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो क्रिप्टोस्पिरिडियम के केस में प्रिवेंशन, खासकर पानी का फिल्ट्रेशन, सबसे ज्यादा मायने रखता है। चलिए अब इन तीनों प्रोटोजोआ, जियार्डिया, एंटमीबा और क्रिप्टोस्पिरिडियम पर हुई इस चर्चा को समेटते हैं। इन सोर्सेस से हमें क्या मुख्य बातें या जरूरी सबक मिलते हैं? इनली दूषित पानी से फैलते हैं, अपने हार्ड रेजिस्टेंट फॉर्म्स सिस्ट, जियार्डिया, एंटमीबा या ऊसिस्ट क्रिप्टोस्पिरिडियम के जरिए। दूसरा, ये पाचन तंत्र में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम करते हैं। जियार्डिया मेनली फैट एब्जॉर्प्शन रोककर फैटी नॉन ब्लडी डायरिया करता है। एंटमीबा ज्यादा एग्रेसिव है, ब्लडी डायरिया और लिवर एब्सेस जैसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, क्योंकि ये टिश्यू को नष्ट करता है। और क्रिप्टोस्पोरिडियम पानी जैसा दस्त करता है, जो कमजोर इम्यूनिटी वालों में बहुत गंभीर हो सकता है। तीसरा, डायग्नोसिस के लिए स्टूल में इनके स्पेसिफिक स्टेजेस, ट्रोफोजॉइड्स, सिस्ट, ऊसिस्ट की पहचान जरूरी है, जिसके लिए माइक्रोस्कोपी और खास स्टेनिंग जैसे एसिड फास्ट की जरूरत पड़ती है, जैसा हमने इमेजेस A से F के डिस्क्रिप्शन में समझा। एंटीजन डिटेक्शन और PCR जैसे मॉडर्न तरीके भी हेल्पफुल हैं। और आखिर में इलाज और रोकथाम के तरीके अलग-अलग हैं। मेट्रोनिडाजोल जियार्डिया और एंटामीबा में काम आती है, जबकि क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए इफेक्टिव दवाएं कम हैं और प्रिवेंशन, खासकर पानी का फिल्ट्रेशन, ज्यादा जरूरी है। ये वाकई एक बहुत उपयोगी समरी है। ये दिखाता है कि कैसे ये अदृश्य जीव जो फैलते तो एक ही कॉमन तरीके यानी पानी से हैं, हमारे शरीर में कितनी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं और कितनी अलग-अलग तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। पानी की सफाई, खासकर ट्रैवल करते समय या आउटडोर एक्टिविटीज में, और पर्सनल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस कितनी जरूरी है, ये बात इन उदाहरणों से एकदम साफ हो जाती है। आज इन सोर्सेज के बेस पर प्रोटोजोआ इन्फेक्शंस की जो हमने विस्तार से बात की, ये काफी जानकारी भरी रही। बिल्कुल। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी विचार करना चाहें। देखिए, पब्लिक हेल्थ के नजरिए से इन पानी से फैलने वाले प्रोटोजोआ इन्फेक्शंस को रोकना एक बड़ी चुनौती है।
खास तौर पर आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज पानी के सोर्सेज को प्रभावित कर रहा है और शहरीकरण बढ़ रहा है। तो ऐसे में इन इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए सबसे इफेक्टिव सामूहिक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती हैं? सिर्फ पर्सनल हाइजीन या पानी उबालना ही काफ़ी नहीं है। हमें बड़े स्केल पर क्या करने की ज़रूरत है, जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में सुधार या सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में हमारी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।